जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम में से लगभग सभी में गुर्दे की पुरानी बीमारी का कोई न कोई तत्व विकसित हो जाएगा। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, यह सामान्य है। लेकिन दीर्घायु के दृष्टिकोण से हमें गिरावट की दर की ही परवाह होती है। और कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे आपको अवश्य अवगत रहना चाहिए। लेकिन सबसे पहले, यह वीडियो शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। कृपया अपने डॉक्टर से पुष्टि करें कि आपको अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए। अधिकांश लोग अपनी किडनियों के बारे में तब तक नहीं सोचते जब तक कि कुछ भयंकर रूप से गलत न हो जाए। वे बस आपकी पीठ में छिपे हुए दो बीन के आकार के अंग हैं। आपने स्कूल में उनके बारे में संक्षेप में सीखा था और फिर शायद भूल गए। लेकिन आपकी किडनी हर एक दिन कुछ असाधारण कर रही हैं। वे लगभग 200 लीटर रक्त को छानते हैं, वे विषाक्त पदार्थों को हटाते हैं, वे तरल संतुलन को नियंत्रित करते हैं, वे इलेक्ट्रोलाइट स्तर को बनाए रखते हैं, वे हार्मोन का उत्पादन करते हैं और आपके पूरे तंत्र को संतुलित रखते हैं। और जब आपकी किडनी फेल होने लगती है, तो आपका पूरा शरीर बिखरने लगता है। दुखद बात यह है कि प्रारंभिक गुर्दे की बीमारी काफी हद तक रोकने योग्य और प्रबंधनीय है यदि इसे जल्दी पकड़ लिया जाए। लेकिन अधिकांश लोग इसे जल्दी नहीं पकड़ पाते क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या देखना है। लक्षण सूक्ष्म होते हैं। इन्हें आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। और जब तक वे स्पष्ट हो जाते हैं, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। यदि चेतावनी संकेतों को पहले पहचाना गया होता, तो गुर्दा विफलता से पीड़ित कई लोगों को बचाया जा सकता था। संकेत महीनों या वर्षों से मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इन बिंदुओं को जोड़कर सही निष्कर्ष नहीं निकाला। किसी ने यह नहीं समझा कि लगातार थकान, झागदार पेशाब या बिना किसी स्पष्ट कारण के सूजन सिर्फ उम्र बढ़ने या तनाव के सामान्य लक्षण नहीं थे। ये आपकी बिगड़ती किडनियों से आने वाले शुरुआती संकट संकेत थे। तो आज मैं आपके लिए इसे बदलना चाहता हूं। हम उन 7 शुरुआती चेतावनी संकेतों पर चर्चा करेंगे जो बताते हैं कि आपकी किडनी संघर्ष कर रही है। मैं समझाऊंगा कि वास्तव में शारीरिक स्तर पर क्या हो रहा है, प्रत्येक लक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, और सामान्य भिन्नताओं को उन लक्षणों से कैसे अलग पहचाना जाए जिन्हें चिकित्सकीय ध्यान की आवश्यकता है। क्योंकि ज्ञान ही वह अंतर है जो समय पर हस्तक्षेप से आपकी गुर्दे की कार्यक्षमता को बनाए रखता है और अंतिम चरण के संकट प्रबंधन से आपके विकल्पों को नाटकीय रूप से सीमित कर देता है। आपकी किडनी आपसे सीधे बात नहीं कर सकती, लेकिन वे आपको संकेत भेज रही हैं। तो आइए सीखें कि उन्हें कैसे पढ़ा जाए। तो चलिए उस बाथरूम अवलोकन से शुरू करते हैं जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा करते दिखते हैं। और हम सभी को यह कुछ हद तक होता है, झागदार पेशाब। टॉयलेट में पेशाब करते समय कभी कभी झाग आना सामान्य है, खासकर यदि आप निर्जलित हैं या जोर से पेशाब कर रहे हैं। लेकिन लगातार बनी रहने वाली झाग, ऐसी झाग जो जल्दी खत्म नहीं होती, ऐसी झाग जो बर्तन धोने वाले साबुन जैसी दिखती है, एक चेतावनी संकेत है। और यह काफी आम है। यह प्रोटीन यूरिया का एक मार्कर है। इसका मतलब है कि आपके मूत्र में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मौजूद है। और यहाँ किडनी के स्तर पर क्या हो रहा है? आपकी किडनी में लगभग 10 लाख फिल्टरिंग इकाइयाँ होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक ग्लोमेरुलस होता है, जो मूलतः सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं का एक गुच्छा है, जिसमें एक परिष्कृत छानने वाली झिल्ली होती है। यह झिल्ली छोटे अणुओं और अपशिष्ट उत्पादों को पारित करने के लिए डिजाइन की गई है, जबकि आपके रक्त में मौजूद प्रोटीन जैसे बड़े, अधिक मूल्यवान अणुओं को रोकती है। जब आपके ग्लोमेर स्वस्थ होते हैं, तो लगभग कोई प्रोटीन आपके मूत्र में नहीं पहुंचता। लेकिन जब ये छानने वाली बाधाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, चाहे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, सूजन या अन्य कारणों से, तो ये रिसाव करने लगती हैं। प्रोटीन, विशेष रूप से एल्ब्यूमिन नामक एक प्रोटीन, मूत्र में पहुंच जाता है।
ये प्रोटीन फिर पेशाब करते समय साबुन की तरह काम करते हैं और एक स्थायी झाग बनाते हैं। पेशाब में प्रोटीन की उपस्थिति केवल गुर्दे की क्षति का संकेतक नहीं है, बल्कि यह समस्या को और भी तेजी से बढ़ा देती है। गुर्दे की नलिकाओं में मौजूद प्रोटीन सूजन संबंधी प्रतिक्रियाएं और ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार एक दुष्चक्र बनता है। चुनौती सामान्य, कभी-कभी होने वाले झाग को रोगजन्य प्रोटीन युक्त मूत्र से अलग पहचानना है। यदि आप पेशाब करते समय अक्सर लगातार झाग देखते हैं, विशेषकर यदि इसके साथ हम जिन अन्य लक्षणों पर चर्चा करेंगे उनमें से कोई भी लक्षण जुड़ा हो, तो आपको रक्त परीक्षण और मूत्र परीक्षण के लिए अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। एक सरल डिपस्टिक परीक्षण प्रोटीन का पता लगा सकता है, और यदि यह सकारात्मक है, तो 24 घंटे का मूत्र संग्रह यह ठीक-ठीक माप सकता है कि आप कितना प्रोटीन खो रहे हैं। प्रोटीन यूरिया का शीघ्र पता लगाने और शीघ्र उपचार से गुर्दे की बीमारी की प्रगति को काफी धीमा किया जा सकता है। दूसरे चेतावनी संकेत की ओर बढ़ते हैं। कुछ ऐसा जिसे कई लोग बहुत देर तक खड़े रहने या गर्म मौसम का नतीजा मानते हैं, लेकिन जो वास्तव में गुर्दे की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है, वह है टखने का सूजना। हम चिकित्सीय अध्ययनों से जानते हैं कि एडिमा, जो सूजन के लिए प्रयुक्त एक चिकित्सा शब्द है, अक्सर गुर्दे की समस्याओं के पहले दिखाई देने वाले लक्षणों में से एक होता है। यहाँ की क्रियाविधि उस बात से जुड़ती है जिसे हमने पहले बिंदु में प्रोटीन के नुकसान के बारे में अभी-अभी चर्चा की थी। आपकी किडनी जब क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो वे न केवल अपशिष्ट को छानने की क्षमता खो देती हैं, बल्कि तरल संतुलन को नियंत्रित करने और प्रोटीन के स्तर को बनाए रखने की क्षमता भी खो देती हैं। जैसे ही प्रोटीन आपके मूत्र में लीक होता है, आपके रक्त में प्रोटीन का स्तर गिर जाता है, और इससे हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया नामक समस्या उत्पन्न होती है। आपकी रक्तधारा में एल्ब्यूमिन, जिसे ऑन्कोटिक दबाव कहा जाता है, उत्पन्न करता है, जो तरल पदार्थ को आपके रक्त वाहिकाओं के भीतर बनाए रखने में मदद करता है। जब एल्ब्यूमिन का स्तर गिरता है, तो यह दबाव कम हो जाता है और तरल पदार्थ आपके रक्त वाहिकाओं से निकलकर आसपास के ऊतकों में लीक हो जाता है। अब गुरुत्वाकर्षण इस तरल पदार्थ को निचले अंगों की ओर खींचता है, इसलिए आपको सबसे पहले अपने टखनों और पैरों में सूजन दिखाई देती है। जैसे जैसे गुर्दे की कार्यक्षमता बिगड़ती है, सूजन आपके घुटनों तक, आपकी जांघों तक बढ़ सकती है और अंततः आपके हाथों और चेहरे को प्रभावित कर सकती है। अब यहाँ एक और तंत्र काम कर रहा है। नुकसानग्रस्त गुर्दे सोडियम को प्रभावी ढंग से उत्सर्जित नहीं करते। सोडियम का प्रतिधारण पानी के प्रतिधारण को जन्म देता है, क्योंकि पानी सोडियम का अनुसरण करता है। यह आपके शरीर में कुल पानी की मात्रा बढ़ाता है, जिससे एडिमा में और वृद्धि होती है। गुर्दे रक्तचाप और तरल संतुलन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं, और जब गुर्दे की क्षति से ये प्रणालियां बाधित हो जाती हैं, तो तरल प्रतिधारण और भी बढ़ जाता है। मैं यह कहूँगा, लंबी उड़ान के बाद या पूरे दिन खड़े रहने के बाद कभी-कभी टखनों में हल्की सूजन होना बिल्कुल सामान्य है। लेकिन लगातार सूजन, जो पैर ऊपर करने पर ठीक नहीं होती, या सुबह में ज्यादा गंभीर होने वाली सूजन, या दबाने पर गड्ढा पड़ने वाली सूजन, यानी दबाने पर निशान रह जाता है, ये सभी चिंताजनक संकेत हैं जिनकी जांच आवश्यक है। एल्ब्यूमिन के लिए एक साधारण रक्त परीक्षण और एक मूत्र परीक्षण यह स्पष्ट करने में मदद कर सकते हैं कि क्या इसका कारण गुर्दे हैं। अब तीसरे नंबर पर चलते हैं, और यह कुछ ऐसा है जिसे खारिज करना वाकई आसान है, क्योंकि यह बहुत आम है और इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं, और यह थकान है। लेकिन जब थकान गुर्दे की बीमारी से संबंधित होती है, तो इसकी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो इसे अलग बनाती हैं, और यह एक विशिष्ट तंत्र, क्रॉनिक किडनी डिजीज संबंधित एनीमिया, द्वारा संचालित होती है, जिसे न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में व्यापक रूप से दस्तावेजीकृत किया गया है। तो आपकी किडनी सिर्फ अपशिष्ट पदार्थों को छानने से कहीं अधिक करती हैं,
आपकी किडनी एरिथ्रोपोइटिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करती है। यह हार्मोन आपके अस्थि मज्जा को लाल रक्त कोशिकाएं बनाने का संकेत देता है। जब आपकी किडनी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो एरिथ्रोपोइटिन का उत्पादन घट जाता है। अब कम एरिथ्रोपोइटिन के कारण आपकी अस्थि मज्जा कम लाल रक्त कोशिकाएं बनाती है और आप एनीमिक हो जाते हैं। एनीमिया का अर्थ है आपके रक्त में ऑक्सीजन वहन क्षमता का कम होना। दूसरे शब्दों में, आपके ऊतकों, मांसपेशियों और मस्तिष्क तक ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होना। और यह एक ऐसी थकान पैदा करता है जो गहरी और लगातार बनी रहती है। यह वह थकान नहीं है जो आपको खराब नींद के बाद महसूस होती है। यह वास्तव में एक बहुत गहरी थकान है, एक बोझिलता जो साधारण कामों को भी भारी बना देती है। आप पा सकते हैं कि पहले जो गतिविधियां आसान थीं, उनके बाद आपको आराम करने की जरूरत महसूस होती है। आपको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है क्योंकि आपके मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। आप न्यूनतम परिश्रम पर ही सांस फूलने का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि आपका शरीर कम ऑक्सीजन वहन क्षमता की भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि गुर्दे की कार्यक्षमता घटते घटते एनीमिया धीरे धीरे विकसित हो जाता है। आप एक दिन अचानक एनीमिक होकर नहीं जागते। यह धीरे धीरे आप पर हावी हो जाता है। आप खुद को ढाल लेते हैं। आप खुद से कहते हैं कि आप बस बूढ़े हो रहे हैं, या आप थोड़े तनाव में हैं, या आपको और नींद की जरूरत है। जब तक यह एनीमिया परीक्षण कराने के लिए पर्याप्त गंभीर हो जाता है, तब तक गुर्दे को काफी नुकसान हो चुका होता है। अब निदान संबंधी जांच काफी सरल है। यह एक पूर्ण रक्त गणना है, जो शायद सबसे आम रक्त परीक्षण है। जब आपका हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिट कम होता है, तो यह एनीमिया दिखाएगा। और फिर आगे की जांच से यह पुष्टि की जा सकती है कि यह लोहे की कमी की समस्या नहीं है और कोई रक्तस्राव नहीं हो रहा है। यह पुष्टि कर सकता है कि एनीमिया वास्तव में एरिथ्रोपोइटिन उत्पादन में कमी से संबंधित है। एक बार पहचान हो जाने पर, क्रॉनिक किडनी डिजीज से संबंधित एनीमिया का उपचार एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन या एरिथ्रोपोइटिन उत्पादन को उत्तेजित करने वाली नई दवाओं से किया जा सकता है। लेकिन आगे की गिरावट को रोकने के लिए अंतर्निहित गुर्दे की बीमारी का अभी भी समाधान किया जाना आवश्यक है। अब नंबर 4 पर चलते हैं, और यह कुछ ऐसा है जो किडनी की बीमारी के बढ़ने के साथ साथ प्रगतिशील रूप से काम करता है। यह नक्ट्यूरिया है, यानी रात में बार बार पेशाब करने की आवश्यकता। अब अमेरिकन जर्नल ऑफ किडनी डिजीज में प्रकाशित शोध में नक्ट्यूरिया को क्रॉनिक किडनी डिजीज के एक प्रारंभिक लक्षण के रूप में पहचाना गया है, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। स्वस्थ गुर्दे आपकी नींद के दौरान मूत्र को संकेंद्रित करते हैं। आपका शरीर एंटीडायूरेटिक हार्मोन का उत्पादन करता है। यह हार्मोन आपकी किडनियों को अधिक पानी पुनः अवशोषित करने और रात में कम पेशाब करने का संकेत देता है, ताकि आप बिना रुकावट के सो सकें। आपकी किडनी थोड़ी मात्रा में अत्यधिक संकेंद्रित मूत्र का उत्पादन करके प्रतिक्रिया करती हैं। यही कारण है कि आपकी पहली सुबह का पेशाब दिन के दौरान के पेशाब की तुलना में आमतौर पर गहरा, अधिक गाढ़ा और शायद थोड़ा बदबूदार होता है। जब गुर्दे की कार्यक्षमता घट जाती है, तो आपके गुर्दे की इस सांद्र करने की क्षमता खो जाती है। क्षतिग्रस्त ट्यूब्यूल्स एंटीडायूरेटिक हार्मोन संकेतों पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। वे पानी को कुशलतापूर्वक पुनः अवशोषित नहीं कर सकते। परिणाम यह होता है कि आपकी किडनी पूरी रात पतला पेशाब बनाती रहती हैं, और आपकी मूत्राशय बार बार भर जाती है, जिससे आपको पेशाब करने के लिए जागना पड़ता है। यह सोने से पहले बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ पीने या अत्यधिक सक्रिय मूत्राशय होने जैसा नहीं है। यह सर्कैडियन लय के अनुसार तरल संतुलन को नियंत्रित करने की गुर्दे की क्षमता का मौलिक ह्रास है। दूसरा तंत्र गुर्दों की उस क्षमता से संबंधित है जो दिन भर जमा होने वाले अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त तरल पदार्थों को संभालती है।
जब गुर्दे संघर्ष कर रहे होते हैं तो वे इन अपशिष्ट पदार्थों को संसाधित करने और बाहर निकालने में अधिक समय ले सकते हैं। इससे गुर्दे पिछड़ते हुए काम पूरा करने के लिए रात में अधिक पेशाब का उत्पादन करते हैं। अब प्रारंभिक गुर्दे की बीमारी वाले कुछ लोग पाते हैं कि वे रात में अधिक बार पेशाब करते हैं, लेकिन दिन के दौरान कुल मिलाकर कम पेशाब करते हैं। ध्यान देने योग्य पैटर्न है प्रगतिशील बिगड़ना। यदि आप रात में एक बार पेशाब करने के लिए जागते हैं और आपकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है तो यह अपेक्षाकृत सामान्य है और यह जरूरी नहीं कि चिंताजनक हो। लेकिन यदि आप रात में 3, 4, शायद 5 बार जाग रहे हैं, या यदि यह पैटर्न हाल ही में विकसित हुआ है, या यदि रात में पेशाब अधिक मात्रा में हो रहा है, तो ये ऐसे लक्षण हैं जिनका मूल्यांकन आवश्यक है। मूत्र परीक्षण, रक्त परीक्षण और संभवतः और भी अधिक विस्तृत गुर्दा कार्य परीक्षण यह स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। यदि आप इनमें से कोई भी लक्षण दिखाते हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। अब नंबर 5 उस प्रतिधारण द्रव से संबंधित है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी, लेकिन यह एक विशिष्ट तरीके से प्रकट होता है जो सुबह सुबह आंखों का सूजा हुआ होना है। अब पर्याप्त शोध मौजूद हैं जो यह दर्शाते हैं कि पेरिर्बिटल एडिमा यानी आंखों के चारों ओर सूजन, प्रोटीन के नुकसान और तरल पदार्थ के प्रतिधारण से संबंधित गुर्दे की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी का एक नैदानिक संकेत है। आपकी आंखों के आसपास की त्वचा आपके शरीर की सबसे पतली और सबसे लोचदार त्वचाओं में से एक है। इसलिए यह त्वचा तरल संचय दिखाने के लिए विशेष रूप से संवेदनशील होती है। जब आपके गुर्दे प्रोटीन खो रहे होते हैं और आपके रक्त में एल्ब्यूमिन का स्तर गिर जाता है तो तरल पदार्थ रक्त वाहिकाओं में प्रभावी रूप से नहीं रहता। नींद के दौरान जब आप लेटे होते हैं तो यह द्रव आपके निचले अंगों में जमा होने के बजाय समान रूप से वितरित हो जाता है। आपकी आंखों के आसपास की ढीली ऊतक इस तरल को आसानी से जमा कर लेती है, जिससे सूजन या फुलावट होती है जो अक्सर सुबह उठते ही सबसे अधिक ध्यान देने योग्य होती है। यह पैटर्न आमतौर पर द्विपक्षीय होता है जो दोनों आंखों को सम्मिलित रूप से प्रभावित करता है। अगर केवल एक आंख सूजी हुई है तो यह अधिकतर स्थानीय समस्या होने की संभावना है। यह संक्रमण या चोट हो सकती है। यदि ऐसा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। सूजन आमतौर पर दिन के साथ और जब आप सीधे खड़े होते हैं तो कुछ हद तक कम हो जाती है क्योंकि तरल पदार्थ नीचे की ओर फैल जाता है। लेकिन जैसे जैसे गुर्दे की बीमारी बढ़ती है, आंखों के चारों ओर की सूजन पूरे दिन बनी रह सकती है और अन्य क्षेत्रों में भी सूजन हो सकती है। यहाँ विभेदक निदान वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी सूजी हुई आंखें गुर्दे की समस्याओं का संकेत नहीं देती। एलर्जी, नींद की कमी, रोना और आप जानते हैं, उम्र बढ़ने जैसी चीजें सभी आंखों के चारों ओर सूजन का कारण बन सकती हैं। मुख्य बात यह है कि अन्य साथ होने वाले लक्षणों और जोखिम कारकों की तलाश करें। यदि सूजी हुई आंखों के साथ झागदार पेशाब, टखनों में सूजन या थकान हो, या यदि आपको मधुमेह या उच्च रक्तचाप जैसे अन्य जोखिम कारक हों, तो गुर्दे की बीमारी संभावनाओं की सूची में काफी ऊपर आ जाती है और इसकी जांच आवश्यक हो जाती है। नंबर 6 एक ऐसा लक्षण है जो पहली बार में गुर्दों से पूरी तरह असंबंधित लगता है, लेकिन वास्तव में यह उनकी नियामक विकृति का सीधा परिणाम है, और यह मांसपेशियों में ऐंठन है। अध्ययन दर्शाते हैं कि गुर्दे की बीमारी से होने वाले इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन आमतौर पर मांसपेशियों में ऐंठन के रूप में प्रकट होते हैं। आपकी किडनी सटीक इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती हैं, विशेष रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट के लिए। ये इलेक्ट्रोलाइट्स मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका संकेतन के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब गुर्दे की कार्यक्षमता घटती है तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स को नियंत्रित करने की क्षमता बाधित हो जाती है। स्तर बहुत ऊंचे या बहुत नीचे हो सकते हैं और उनके बीच का संतुलन बदलता रहता है।
मांसपेशियों में ऐंठन तब होती है जब तीव्र अनैच्छिक संकुचन होते हैं जो शिथिल नहीं होते, और यह तब होता है जब मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करने वाले विद्युत संकेत बाधित हो जाते हैं जो सीधे इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के कारण होते हैं। कैल्शियम की कमी मांसपेशियों को अतिसंवेदनशील बना देती है, मैग्नीशियम की कमी मांसपेशियों के आराम में बाधा डालती है, पोटेशियम का अधिक या कम होना तंत्रिका और मांसपेशियों की सामान्य विद्युत गतिविधि को बाधित करता है। अब इन इलेक्ट्रोलाइट्स के उचित स्तर को बनाए रखने में किडनी की विफलता ऐंठन के लिए परिपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न करती है। गुर्दे की बीमारी से जुड़े ऐंठन सामान्य व्यायाम संबंधी ऐंठन की तुलना में अधिक तीव्र और अधिक बार होती हैं। ये अक्सर विश्राम के दौरान, विशेषकर रात में होती हैं। इनके साथ इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कमजोरी, अनियमित हृदय गति या उंगलियों में सुन्नता और झुनझुनी। निदान संबंधी दृष्टिकोण में इलेक्ट्रोलाइट स्तरों को मापने के लिए एक व्यापक चयापचय पैनल की जांच करना और साथ ही गुर्दे की कार्यक्षमता परीक्षण करना शामिल है। उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स असंतुलित हैं। गुर्दे की बीमारी वाले लोगों के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रबंधन अक्सर आहार में बदलाव या सप्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है। गंभीर मामलों में इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रबंधन करने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रोलाइट्स को हटाने या कमी वाले इलेक्ट्रोलाइट्स को कृत्रिम रूप से प्रतिस्थापित करने के लिए डायलिसिस की आवश्यकता हो सकती है। अब नंबर 7 शायद उन सभी में सबसे कम संदेहजनक गुर्दे का लक्षण है। यह कुछ ऐसा है जो गुर्दे की कार्यक्षमता से बिल्कुल भी संबंधित नहीं लगता, लेकिन वास्तव में गुर्दे की बीमारी में अच्छी तरह से प्रलेखित है, और यह खुजली वाली त्वचा है। किडनी इंटरनेशनल ने यूरिमिक प्रूरिटिक या किडनी फेल्योर से होने वाली खुजली पर व्यापक रूप से प्रकाशन किया है। यह तंत्र वास्तव में जटिल और बहुकारक है। जैसे जैसे गुर्दे की कार्यक्षमता घटती है, जो अपशिष्ट पदार्थ छानकर बाहर निकलने चाहिए, वे आपके रक्त प्रवाह में जमा हो जाते हैं। इनमें से कुछ अपशिष्ट पदार्थ आपकी त्वचा में जमा हो जाते हैं, जहां वे सूजन संबंधी प्रतिक्रियाएं और खुजली उत्पन्न करते हैं। गुर्दे की बीमारी में पैराथायरॉयड हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि गुर्दे विटामिन डी को सक्रिय करने और कैल्शियम तथा फॉस्फेट को ठीक से नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं, और पैराथायरॉयड हार्मोन के बढ़े हुए स्तर से खुजली होती है। यहाँ सूखी त्वचा से संबंधित एक घटक भी है। गुर्दे तरल संतुलन को नियंत्रित करते हैं, और जैसे जैसे वे विफल होते हैं, शरीर के अन्य हिस्सों में तरल प्रतिधारण होने के बावजूद त्वचा निर्जलित हो सकती है। सूखी, निर्जलित त्वचा खुजली के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। इसके अलावा गुर्दे की बीमारी से होने वाले चयापचय विकार तंत्रिका कार्य को प्रभावित करते हैं, जिससे न्यूरोजेनिक खुजली हो सकती है। यह वह स्थिति है जिसमें खुजली की अनुभूति बिना किसी दृश्यमान त्वचा परिवर्तन के होती है। यूरिमिक खुजली को विशेष रूप से कष्टप्रद बनाता है कि यह अक्सर एंटीहिस्टामाइन या मॉइस्चराइजर जैसे पारंपरिक खुजली-रोधी उपचारों के प्रति प्रतिरोधी होती है। खुजली गंभीर, लगातार और दुर्बल कर देने वाली हो सकती है। यह नींद और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकती है। किडनी की बीमारी जैसे जैसे बढ़ती है, यह और भी बिगड़ने लगता है, और अक्सर डायलिसिस या प्रत्यारोपण के माध्यम से किडनी की कार्यक्षमता में सुधार होने तक यह पूरी तरह ठीक नहीं होता। पहचानने योग्य पैटर्न है व्यापक खुजली, जो किसी दाने या पट्टे तक सीमित नहीं है। यह खुजली ओवर काउंटर उपचारों से इलाज करने के बावजूद बनी रहती है, रात में यह और भी तेज हो जाती है या नींद में खलल डालती है। यह खुजली उन अन्य गुर्दे संबंधी लक्षणों में से किसी के साथ भी जुड़ी हो सकती है जिनकी हमने चर्चा की थी। यदि आपको अस्पष्ट, लगातार खुजली होती है और गुर्दे की बीमारी के जोखिम कारक हैं, तो अपने गुर्दों की जांच कराना आवश्यक है। अब इन सभी 7 चेतावनी संकेतों में एक सामान्य तत्व यह है कि ये गुर्दे की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।
बुलबुलेदार मूत्र यह दर्शाता है कि क्षतिग्रस्त फिल्टरों के कारण आप प्रोटीन खो रहे हैं। टखने में सूजन और सूजी हुई आंखें दर्शाती हैं कि तरल पदार्थ का नियमन विफल हो गया है। थकान एरिथ्रोपोइटिन उत्पादन में कमी से होने वाले एनीमिया को दर्शाती है। नॉक्ट्यूरिया आपके गुर्दों की मूत्र को गाढ़ा करने की क्षमता की कमी को दर्शाता है। मांसपेशियों में एंटन इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन का संकेत देती है। खुजली अपशिष्ट संचय और चयापचय विकार का संकेत देती है। इनमें से कोई भी लक्षण अकेले गुर्दे की बीमारी की गारंटी नहीं देता, इसलिए ज्यादा चिंतित न हों। और 1 या 2 लक्षण होने का मतलब यह नहीं है कि आपकी किडनी फेल हो रही है, लेकिन ये ऐसे संकेत हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, खासकर यदि आपको मधुमेह, उच्च रक्तचाप या पारिवारिक इतिहास जैसे जोखिम कारक हैं। जितनी जल्दी गुर्दे की बीमारी का पता चलता है, उतना ही अधिक अवसर होता है इसे धीमा करने का, जटिलताओं को रोकने का, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने का और यहाँ तक कि आपके जीवन को लंबा करने का। दुखद बात यह है कि अधिकांश लोग इन चेतावनी संकेतों को तब तक अनदेखा करते रहते हैं जब तक वे गुर्दे की उन्नत बीमारी तक नहीं पहुंच जाते या जब तक उन्हें डायलिसिस या यहाँ तक कि प्रत्यारोपण का सामना नहीं करना पड़ता। उस समय आप केवल बीमारी का प्रबंधन कर रहे हैं, आप इसे रोक नहीं रहे हैं। आपको इन संकेतों को जल्दी पहचानना चाहिए, आपको इन्हें ठीक से जांचना चाहिए। यदि आप अपने डॉक्टर के साथ मिलकर अंतर्निहित कारणों का समाधान करते हैं और सुरक्षात्मक रणनीतियां लागू करते हैं, तो आप संभावित रूप से अपनी गुर्दे की कार्यक्षमता को संरक्षित कर सकते हैं। यदि आप इन संकेतों को जल्दी पहचान लेते हैं, तो आप गुर्दे की कार्यक्षमता को लक्षण गंभीर होने तक प्रतीक्षा करने की तुलना में वर्षों या दशकों अधिक समय तक बनाए रख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि किन बातों पर ध्यान देना है। आप जानते हैं कि ये लक्षण शारीरिक स्तर पर क्या माने जाते हैं। और आप जानते हैं कि आपका शरीर अपनी आंतरिक स्थिति के बारे में लगातार संकेत भेज रहा है। सवाल यह है कि क्या आप ध्यान देंगे, क्या आप इन चेतावनी संकेतों को गंभीरता से लेंगे, क्या आप इन पर कार्रवाई करेंगे इससे पहले कि नुकसान अपरिवर्तनीय हो जाए। आपकी किडनी आपसे सीधे बात नहीं कर सकती, लेकिन हर दूसरे अंग की तरह ये आपको संकेत भेज सकती हैं और इन्हें सुनना फायदेमंद है।